नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। सीरिया में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, वहां पर तख्ता पलट हो चुका है और असद की जो सरकार है वो अब जा चुकी है। असद कहां भाग कर गए हैं ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। कहा यह जा रहा है कि वो रूस में जाकर छुप गए हैं। यहाँ पर जो विद्रोही हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है और सबसे एक तस्वीर जो सामने आ रही है जिसका जिक्र खूब ज्यादा हो रहा है वो है प्रधानमंत्री जलाली, जो कि सीरिया के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने साफ तौर पर सरेंडर करते हुए कहा है कि जिसे भी सीरिया के लोग चुनते हैं मैं उनके साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं। एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें विद्रोहियों लड़ाकों के साथ चलते हुए भी नजर आ रहे हैं। निपुण जी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद, लेखक। बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। आप काफी सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये प्रधानमंत्री की जो तस्वीर है इसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर रह गए, कोई उनके पास चारा नहीं बचता था इसके अलावा। हाँ, देखिए, जब आपको दिख रहा है कि भाई कोई देश का अंदर प्रेसिडेंट चले जाए और प्रेसिडेंट वो भी जहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, यानी कि पीएम जो एक हेल्पिंग हैंड है। पीएम हमारी तरह पीएम नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पे पीएम के पास में पूरी पावर होती है, वैसी पावर वहाँ पीएम के पास में नहीं है। प्रेसिडेंट देश से जा चुके हैं और अब देखिए जो भी वो ग्रुप्स हैं जिनको राइवल ग्रुप्स कहा जा रहा है, यानी कि वो आपके हाउस में आ जा रहे हैं, आपके ऑफिस में आ जा रहे हैं, तो आपके पास में क्या चॉइसेस होंगी? या तो आप सरेंडर ना करें, मैं लड़ूंगा तो लड़ूंगे तो क्या होगा, मौत निश्चित है। जब वो सभी को मार रहे हैं, देश से भाग चुके हैं, तो उस समय उनकी एक समझदारी वाला तरीका यही था कि भाई मैं आपको सत्ता ट्रांसफर करने को तैयार हूँ और मैं आपको साथ जैसा आप चाहेंगे मैं आपके साथ वैसा करने को तैयार हूँ। नहीं तो मुझे याद आता है कि इस प्रकार का घटनाक्रम जब 92 में हुआ था, हम देखें अफगानिस्तान में, तो वहां के तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे उनको मारकर, इस प्रकार से विद्रोही जिनको कहा जाता है, उन्होंने मारने के बाद घसीटते हुए लाकर बीच चौराहे पर लैंप पोस्ट पे टांग दिया था। ऐसी हम गद्दाफी की तस्वीरें देख सकते हैं। सद्दाम हुसैन की स्थिति भी कुछ ऐसी होती अगर वो अमेरिका के पकड़ में ना आते, अमेरिका के जो फोर्स पकड़ में ना आते। तो मुझे लगता है कि ये समझदारी वाला ही उनका एक कदम है कि भाई जीवन बचाया जाए, ये जरूरी है। और ना कि जब दिख रहा है कि लड़कर भी क्या हो, जब आर्मी नहीं है, फोर्स नहीं है, तो एक बुजुर्ग पीएम क्या कर पाएगा? चाहे वो जवान भी होते तो भी क्या कर पाते? सामने से इतनी बड़ी फोर्स आपकी खड़ी है, वो आपके ऑफिस में आके घुस जा रहे हैं, तो जब कोई रोकने वाला नहीं है, सिंपल सी बात है, जब सेना ही सरेंडर कर दी तो सेनापति अकेला क्या कर लेगा? लड़े तो क्या लड़े? तो मैं इसको संदर्भ में देख रहा हूँ। और बार बार जो ये कहा जाता है ना, राइबल्स, विद्रोही, मैं इनको राइबल विद्रोही नहीं मानता। देखिए, विद्रोही कह के तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार के फंडामेंटलिस्ट को हम कहीं ना कहीं लिजिटिमेट कर रहे हैं, उसको हम लिजिटिमेसी दे रहे हैं कि वो विद्रोही है। विद्रोही तो वो है जो सत्ता के अगेंस्ट विद्रोह करते हैं। ये तो धार्मिक उन्माद में होकर अपने आप को सत्ता में लाने का प्रयास कर रहे हैं। विद्रोह किस बात का है? अब जैसे ये तो बात आप ये जैसे आप कह देंगे जो बांग्लादेश में हो रहा है, छात्र आंदोलनकारी, वो आंदोलनकारी कहना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। वैसे आंदोलनकारी तो हमारे गांधी जी भी थे, तो गांधी जी भी क्या उनकी तरह थे? तो आंदोलनकारी नहीं, ये लोग हैं फंडामेंटलिस्ट, ये हैं आतंकवादी, ये है टेररिस्ट। बस मैंने अब मेरी बात को, और ये एक आपके एक रिलीजियस इन्होंने जो अपने दिमाग में सेट किया उसके कारण कर रहे हैं। असद से इनकी कोई दुश्मनी, पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना थी, या वहां पर असद बहुत डंडे इनको मार रहा था। ये तो ठीक है भाई, लंबे समय से असद रह रहे हैं तो उसको आप विद्रोही लोग बोल दे रहे हैं सब लोग। लेकिन मैं मानता हूँ कि विद्रोही नहीं, ये सुन्नी फंडामेंटलिस्ट का एक ग्रुप है। उसने जाके क्या किया, पहले भी कंट्रोल करने के प्रयास कर रहे थे, अब भी इस तरह के कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आम जनता का जो विद्रोह होता है वो तो भारत जैसे देशों में हुआ, जहाँ पे आम जनता ने सत्ता हाथों में ली और डेमोक्रेसी लाई। लेकिन क्या वहां पे डेमोक्रेसी आने वाली है? नहीं। तो इसको हम विद्रोह कह के कहीं अब ना कहीं आपने वैधता। डेमोक्रेसी का जिक्र किया। अब आपने डेमोक्रेसी का जिक्र किया, जो जी अब सरकार वहां पर बनने जा रही है, जो जुलानी है, जी वो अपने आप को एक तरीके से अपडेटेड बताता है कि मैं टेक्नोलॉजी में अपडेटेड हूं। वो ये कहता है कि मैं डेमोक्रेसी चाहता हूं, डेमोक्रेसी की सरकार चाहता हूं। यानी कि ये सब होने के बाद भी अगर डेमोक्रेसी शब्द उसके मुंह से सुना जाए तो कितना अजीब लगता है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। देखो, और देखिए हालांकि आप एक बार, हालांकि जो असद थे उन पर भी काफी सारी चीजें लगी, लेकिन फिर भी ये कहा जाता था कि वो थोड़े लिबरल थे और डेमोक्रेटिक सरकार वो चला रहे थे। देखिए एक बात आप समझिए, देखिए ये तो नहीं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, लेकिन फिर भी
एक कम से कम इलेक्शन हो रहे थे, हम कुछ तो फीचर्स बोल सकते हैं। आज आप देखिए बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है वो कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। भाई आपको जनता ने चुना, नहीं। कुछ लोग सड़कों पे इकट्ठे हुए और वहां पे उनको आर्मी ने सपोर्ट किया, रेडिकल ग्रुप ने सपोर्ट किया, और उन्होंने वहां पे क्या किया, शेख हसीना वहां की जो चुनी हुई सरकार थी उसको हटा दिया। इलेक्शन से पहले आप कैसे कह सकते हैं डेमोक्रेसी? ये एक चलन हो गया, ये एक चलन है, एक कहते हैं ना, एक वो तकिया कलाम से हो गया डेमोक्रेसी। चाइना भी अपने आप में डेमोक्रेसी बोलता है, चाइना का चुनाव होता है, लेकिन चाइना में आपको वोटिंग देने का अधिकार केवल इतना है कि एक चुनाव, एक मतलब आपका क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र जो होगा उसमें एक कैंडिडेट खड़ा होगा, उसको आपको सिर्फ हाँ या ना कहने का विकल्प होगा। दैट इज द इलेक्शन। ये इलेक्शन है। रशिया में क्या इलेक्शन होता है, नॉर्थ कोरिया में क्या इलेक्शन होता है। तो ये डेमोक्रेसी को बोलते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी इनके नस्ल में नहीं, और डेमोक्रेसी कभी भी हिंसा का सपोर्ट कर ही नहीं सकती। अगर आप डेमोक्रेसी लाने की बात करते हैं तो आप वॉयलेंटली नहीं, आप आंदोलन कर, जैसे भारत में आंदोलन हुए थे, गांधी आंदोलन किए थे, ये सब लोग जो आंदोलन किए थे, उस आंदोलन के दम पर डेमोक्रेसी आ सकती है। वॉयलेंस के दम पर, हिंसा के दम पर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आ पाई? नहीं आ पाई, क्यों? वॉयलेंस के दम पर लिया। बांग्लादेश कितना भी कह ले, मैं आज कह रहा हूं आपको, दिसंबर 2024 में आप मुझे बता दीजिएगा क्या वहां पे डेमोक्रेसी आने वाली है? जब तक इस प्रकार की जमात इस्लामी और इस प्रकार के लोग रहेंगे, डेमोक्रेसी तो मतलब ही नहीं बनता ना। जब आप माइनॉरिटीज को इस प्रकार से मार रहे हैं, आप वॉयलेंट कर रहे हैं वहां पर, और इस प्रकार की, सिंपल सी बात है, जनता ने थोड़ी ना चुना है भाई आपको। हम एक बार को हमस को बोल सकते थे, लेकिन हमस के बताइए 2007 के बाद से हमस ने इलेक्शन नहीं कराया आपका, क्या नाम है आपका, गाजा स्ट्रिप के अंदर, हम उसको भी कैसे मान लें? तो इलेक्शन एक नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए, जनता को नियमित रूप से चुनने का अधिकार होना चाहिए, आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, पार्टीज होनी चाहिए बहुत सारी, बहुत सारे कैंडिडेट होने, जब डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी राइट टू चूज, डेमोक्रेसी राइट टू स्पीच, डेमोक्रेसी राइट टू वोट, ये दैट इज द फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसी। क्या प्रधानमंत्री जलाली के पास कोई चारा नहीं था जिस तरीके से राष्ट्रपति असद वहां से भाग निकले? देखिए, मैंने आपको इसे बताया कि जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, कार्यपालिका की बात करते हैं, तो कार्यपालिका में दो आपके हेड होते हैं, एक होता है हेड ऑफ स्टेट, एक होता है आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट। कई देशों में हम देखेंगे हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही होते हैं, जैसे अमेरिका, अमेरिका में हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही है। कई देशों में आप देखेंगे हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं, और पावर कई जगह हेड ऑफ स्टेट के पास होते हैं, कई बार आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट के पास होती है। भारत में जैसे हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम के पास में पावर है, लेकिन जब आप देखते हैं सीरिया के अंदर, सीरिया के अंदर जो पावर थी वो हेड ऑफ स्टेट के पास थी, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट आपको देश छोड़ के भाग गए, तो पीएम क्या कर लेंगे? पीएम क्या कर लेंगे? आई कांट अंडरस्टैंड, पीएम कर क्या सकते हैं वहां पर? कुछ भी नहीं कर सकते पीएम वहां पर, पीएम के पास में कोई पावर्स ही नहीं है। उनके तो पास भी कोई पीएम को, पावर नहीं थी कि वो भी भाग जाए अपनी जान बचा के। अब ये मैं ये कह रहा हूँ ना कि भाई देखिए, ये काम तो सिक्योरिटी फोर्सेस का था। पीएम कैसे अपने आप को बचाएगा? पीएम को अगर भैया तो कहते हैं मैं सरेंडर नहीं करूंगा, तो फायर गोली मार देते, उनको क्या फर्क पड़ने वाला था? उनके लिए क्या है कि एक आम आदमी और एक उस पीएम जो उनके में क्या अंतर है? मेरे तो नहीं मानता कोई अंतर होगा, वो शूट कर देते। तो जाहिर सी बात है, सरेंडर करना बेटर ऑप्शन समझा। और मुझे उनकी एक बड़ी समझदारी वाली बात लगी। क्या समझदारी बात लगी? उन्होंने ये तक कहा कि प्लीज जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना पहुंचाना। ये कितनी बड़ी बात है। कम से कम वो अपने कंट्री के प्रति एक लव तो दिखा रहे हैं कि जो देश की प्रॉपर्टी उसको आप नुकसान ना पहुंचाएं। तो मैं मानता हूँ कि उन्होंने एक समझदारी वाला कदम किया। भाई जब चीजें जा रही हैं तो मैं कहता नहीं मैं लड़ूंगा, मेरे पास 10-15 गार्ड कुछ होते जो पर्सनल अटैचमेंट होते हैं, साहब हम आपके लिए लड़ेंगे, वो लड़ लेते। लेकिन उसमें क्या होता है, गोलाबारी होती, बिल्डिंग खराब होती, बिल्डिंग गिरती। आज कम से कम देश की संपत्ति बची तो रही। तो आप इसको इस नजरिए से भी देखिए, तो ये समझदारी वाला कदम उनका था। अब देखिए, जब अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं कुछ नहीं है, मतलब ऐसा लगा जैसे कुछ सीरिया का तो तख्ता पलट ऐसा हुआ कि जिसको कुछ सुबगाहट सी भी ना हुई हो। अब देखिए इसराइल का तो मैटर चल रहा, 2 साल से चल रहा था, यूक्रेन का चल रहा है, सब कुछ। बांग्लादेश में भी इस प्रकार से घटनाक्रम हुआ। 5 अगस्त के बाद से हम बांग्लादेश की बातें चर्चा कर रहे हैं। 5 अगस्त को जब शेख हसीना वहां से निकली, तो उससे पहले कहीं कोई चर्चा नहीं थी। आज बांग्लादेश की तमाम चर्चाएं हम लोग मीडिया पे कर रहे हैं, लेकिन 5 अगस्त से पहले कितनी चर्चा हम बांग्लादेश पे कर रहे थे। तो वहां भी जो नाटकीय घटनाक्रम डालता हूँ इसको,
अचानक चीजें ऐसे कैसे फट जाती हैं, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेशनली पूरी सपोर्ट है उन ग्रुप्स को, और उस सपोर्ट के कारण उन्होंने सब ये एक्शंस लिए हैं, और ये बिल्कुल, वर्तमान सरकार जो वहां पर तमाम ये सुनने सपोर्ट्स की के बात बिना कर तो रही है। चीजें पॉसिबल हो नहीं सकती, क्योंकि बिल्कुल। सिर्फ 11 हालांकि 2011 से सब कुछ चल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पिछले जो 11 दिनों में जो कुछ हुआ वो बहुत ज्यादा तेजी से घटनाक्रम बदले, और सिर्फ 11 दिनों के अंदर ही 50 सालों का जो शासन था वो असद गवा बैठे हैं। पूरा नामो निशान अब वहां से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। असद के पिता की मूर्तियां तक तोड़ी जा रही हैं। बहुत तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, और जिस तस्वीर पर हमने जिक्र किया कि जो वहां के प्रधानमंत्री हैं जलाली, उन्होंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है जो वहां पर लड़ाके आए हैं उनके आगे। और अब ये कह रहे हैं, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आने वाले दिनों में सीरिया का क्या होता है, सीरिया कैसे चलता है, क्योंकि बंदूक के नोक और कट्टरपंथ इशारे पर जब कोई सरकार किसी देश में आती है तो उसका क्या हश्र होता है, वो किस तबाही के साथ जो मंजर वहां पर लाती है, वो हम बांग्लादेश में वक्त देख रहे हैं, अफगानिस्तान में देख रहे हैं, और तमाम जहां भी हुआ वहां हम देख रहे हैं। सीरिया में भी कुछ ऐसा ही होगा। हालांकि बहुत सी बातें तो जरूर की जाती है कि नहीं वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन बंदूक की नोक पर जो सरकार आती है उसकी क्या सोच ऐसा रही होगी वो हम सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी, चेतन आपका जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस इसका चर्चा में। एक, जी। हाँ चेतन जी, मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा अच्छा मुझे याद आया। इराक के सद्दाम हुसैन को तो ऐसे ही मारा गया था ना, ये बहुत लंबे समय शासन था। आज तक इराक, और पुरानी सभ्यता है इराक, हमारे टाइम की सभ्यता है इराक सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो और ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय की। आज तक इराक उभर नहीं पाया अपने आप को, और ना ही बिल्कुल उभर बिल्कुल। पाएगा अपने आप को। तो ये सभी देशों का हर से यही होता है, पाकिस्तान भी इसी का एक उदाहरण है। पाकिस्तान बहुत बड़ा उदाहरण है, और पाकिस्तान को तो आप छोड़ ही थे तो ज्यादा अच्छा है। और क्या कहें उसके बारे में, तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी, आपको हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सीरिया के हालातों पर, वो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।